Hello my lovely listeners out there, this is ARK representing Arcanine. I hope you all are good, you are at your home or your workplaces. Dear all, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ऑफ कोर्स बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ऑफ कोर्स आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बात करने वाले हैं डेट फंडिंग इन ए नॉन फंड बेस्ड, डेट फंडिंग इन ए नॉन फंड बेस्ड। याद देखिएगा, इस सेशन को मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल और उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ ही समझाऊंगा। ऑलराइट, मैं सिर्फ यहाँ पर ऑफ कोर्स आपके सिलेबस में है आखिर, तो उसको मॉड्यूल से भी हम समझेंगे, लेकिन ये कैसे वर्क करता है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो यहाँ कुछ आपके लिए याद रखिएगा, कुछ डायग्राम्स रेडी किए गए हैं ताकि आप वो इजीली समझ सकें फंक्शनिंग क्या है। ऑलराइट, लेकिन बड़ा क्वेश्चन खड़ा ये हो जाता है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं और आपने पहला लेक्चर जो कि मेरा CFL का फर्स्ट लेक्चर रिड्यूस किया था वो नहीं देखा है, तो आपके लिए कंफ्यूजन होने वाला है कि इंडियन नॉन फंड बेस्ड क्या है। आइए समझ लेते हैं। पहले देखिए, दो तरह की फैसिलिटीज होती है, एक फंड बेस्ड, एक नॉन फंड बेस्ड। ठीक है, इसे मैं समझाऊंगा। उससे पहले आप अपने खुद सोच के देखिएगा कि जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसे फंड की रिक्वायरमेंट होती है, और वो फंड की रिक्वायरमेंट कई सारे पर्पस को फुलफिल करने के लिए हो सकती है। लाइक कंपनी को मशीनरी परचेस करना है तो पैसे का जरूरत पड़ेगा, कंपनी को नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है तो पैसे का जरूरत पड़ेगा, कंपनी को नया प्रोडक्ट डेवलप करना है तो पैसे का जरूरत पड़ेगा, कंपनी को नया मार्केट में एंटर होना है तो कैपिटल का जरूरत पड़ेगा, कंपनी को बिजनेस में अपनी फैक्ट्रीज को एनलार्ज करना और बड़ी फैक्ट्रीज को बनानी है तो पैसे का जरूरत पड़ेगा। मतलब यहाँ पर पैसे की जरूरत की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती हैं और हर कंपनी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी। ऑलराइट, अब ये रिक्वायरमेंट्स या तो शॉर्ट टर्म हो सकती हैं लाइक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, या हो सकती है मीडियम लेवल पर हो, ठीक है, जैसे हम लोग बात करेंगे मीडियम रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, या लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स हो। जनरली आप लोग जानते होंगे लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कंपनी अपने शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करती है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बट कई बार क्या होता है, कंपनी को किसी मशीन को परचेज करने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। अब वो मशीनरी कॉस्ट इतनी है कि कंपनी उसे 3 to 5 ईयर के अंदर फ्री कर देगी, अगर उसे मान लीजिएगा क्रेडिट पे भी अगर कंपनी लेती है। अब हमारे इंडिया में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके थ्रू फंड रेज किया जा सकता है या जिनसे फंड क्रेडिट फैसिलिटी अवेल की जा सकती है, जिसमें से टॉप कैटेगरी में हमारे इंडिया में जो बैंक्स हैं। ऑलराइट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन याद देखिएगा जो कि कंप्लीटली डिपेंड हो जाती हैं, कब, जब उनके पास में कोई किसी एक्विजिशन के फॉर्म में जाना हो, क्या एक्वायर कर रही है, परचेस करनी है मशीनरी, तो उसके लिए किसी बैंक की तरफ ध्यान रखती हैं। अच्छा, बैंक भी ये फैसिलिटी दो फॉर्म में देता है, जैसे मैंने शुरू में बताया, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। वन मोर टाइम, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। इनिशियली अगर ध्यान से बताऊं, जब हम बोल रहे हैं फंड बेस्ड ना, तो फंड बेस्ड का मतलब ऐसा है कि जहां पर इनिशियल स्टेज पे ही कैश आउटफ्लो हो जाएगा। अब सर कैश आउटफ्लो हो जाएगा मतलब, फॉर एग्जांपल कंपनी ने मशीन परचेज करने के लिए बैंक से लोन लिया, टर्म लोन लिया, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर के लिए टर्म लोन लिया। अब यहां पे क्या हो रहा है, जब मशीन परचेज की जाएगी तो बैंक शुरू में ही कैश प्रोवाइड कर देगा, मतलब फंड क्रिएट कर देगा उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम से कि हाँ उसको कंपनी ने बैंक ने पैसा दे दिया है, और इसके बदले बैंक क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। आप लोग जानते होंगे बैंक की वो इनकम होगी और इनकम हेड के अंदर हम इंटरेस्ट में दिखाएंगे उसे। इज इट क्लियर? वहीं पर याद देखिएगा, जब हम बोलते हैं नॉन फंड बेस्ड के अंदर इनिशियल स्टेज पे पैसा जाता नहीं है, लाइक बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट। जी हाँ, आज के टॉपिक में लेटर ऑफ क्रेडिट पे मैं कंप्लीट फोकस करूंगा, उसकी प्रैक्टिकली बताऊंगा कि प्रैक्टिकली वर्क कैसे करता है। बुक में इसको बहुत प्रैक्टिकल बेस पे नहीं डिस्कस किया है, बट नॉट टू वरी अबाउट इट, हम लोग यहाँ समझेंगे, साथ साथ हम उसके लीगल रिक्वायरमेंट समझेंगे। अब ध्यान से कर देखें, नॉन फंड बेस के अंदर इनिशियली पैसा नहीं गया, जैसे मान लीजिएगा बैंक गारंटी दिया, बैंक गारंटी जब इन्वोक होगी, कौन बेनिफिशियरी इन्वोक करेगा कि भाई आप पेमेंट कीजिए, बैंक आपने गारंटी लिया था, तभी वो बैंक गारंटी में केस में कैश आउटफ्लो होगा। अदरवाइज बैंक गारंटी देते वक्त कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये नॉन फंड बेस्ड का हम एग्जांपल ले रहे हैं। जब हम बोलते हैं फंड बेस्ड, तो बैंक जैसे टर्म लोन इश्यू कर रहा है या कैश क्रेडिट फैसिलिटीज दे रहा है, ठीक है, बिल डिस्काउंटिंग कर रहा है, तो ऐसे ही जैसे आपने बिल प्रेजेंट किया डिस्काउंट के लिए, आपको बैंक वहां पे इमीडिएटली आपको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। क्लियर हो रहा है? बट जहां देखते हैं नॉन फंड बेस्ड के अंदर पॉसिबिलिटीज होती है कि अभी इनिशियल स्टेज पे तो पेमेंट नहीं करना, हो सकता है लेटर ऑन करना पड़ जाए।
पक्का नहीं है। अगर मान लीजिएगा आपका बैंक, अब मान लीजिएगा एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसने बैंक से फैसिलिटीज ली हैं, और अगर वो क्रेडिट फैसिलिटीज लेने के बाद में, जैसे बैंक गारंटी लिया, ठीक है, बैंक गारंटी लिया, अब बैंक गारंटी इन्वोक होगा तभी ना, जब अगर गलती से ऐसा हुआ जो बैंक का कस्टमर है जिसने बैंक गारंटी के सर्विसेज अवेल की हैं, अगर उसका अकाउंट में बैलेंस नहीं है तभी तो बैंक गारंटी लायबिलिटी बनी। ऑलराइट, सो यहां इस टॉपिक के अंदर मैं याद देखिएगा, पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम ये समझें कि फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज क्या हैं, और जिस टॉपिक को हम यहां पढ़ने वाले हैं ऑफ कोर्स वो बहुत पूरी बात करेगा डेट फंडिंग नॉन फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, मैंने टाइम बोलेगा ना वापस, डेट फंडिंग इंडियन नॉन फंड बेस्ड, वन मोर टाइम, डेट फंडिंग इंडियन नॉन फंड बेस्ड। इज इट क्लियर? अब एक आगे का बात सुनते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें दो ही खास हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। दो तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक बैंक गारंटी और दूसरा हम बात कर रहे हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। इज इट क्लियर? अब देखिए, ध्यान समझिएगा इसको। लेटर ऑफ क्रेडिट की तरफ हम जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि आप उसको थोड़ा एक, उसका जो मैं भी आपको बताने वाला हूं उसको ड्रॉ भी कर लें, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ती है, सोचने वाली बात है। मान लीजिएगा जनरली ये इंटरनेशनल ट्रेड्स में पड़ती है, पहले मैं आपको क्लैरिटी दे दूं थोड़ी सी। जनरली ज्यादातर तो इसकी रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल ट्रेड में होती है, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंडिया में नहीं होगा, बट मैंने बोला मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंटरनेशनल ट्रेड में ही आता है। क्यों आता है? ऐसे मान के चलिएगा कि आप इंडिया में बैठे हुए हैं और आप कोई पर्टिकुलर गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिएगा आपने यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप जिस पार्टी से, मतलब आप बायर हो गए, आप परचेज कर रहे हैं गुड्स, कहां से? एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, मतलब कहीं बाहर यूएस से। जो बाहर पार्टी है हमारा सेलर है, सेलर को और बायर को दोनों पे थोड़ा ट्रस्ट नहीं है, थोड़ा के ट्रस्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सोचने वाली बात है, हमको लग रहा है यार ये इंटरनेशनल ट्रेड है यार, पता नहीं जो सामने वाली पार्टी है, मतलब जो कि एक्सपोर्टर है, सेलर है ऑफ द गुड्स, वो पता नहीं गुड्स प्रॉपर सेंड करेगा नहीं करेगा, कहीं ऐसा नहीं पैसा लेके बैठ जाए फिर मैं बैठा रहूंगा, मैं शिपमेंट का इंतजार कर रहा हूं कब शिप आएगा, कब मेरा पैसा आएगा। ऑलराइट, सो ऐसे केसेस में उधर एक्सपोर्टर को भी सेलर को भी डर लगता है कि मैंने अगर गुड शिप कर दिए तो पेमेंट पता नहीं आएगी नहीं आएगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बैंक्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बैंक्स यहाँ तीन तरह की कैटेगरी की बात करेंगे, तीन चार बैंक्स हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, बेसिकली तीन ही होंगे, ठीक है, दो भी हो सकते हैं, बताऊंगा अभी। एक ओपनिंग बैंक, एक एडवाइजिंग बैंक, एक नेगोशिएटिंग बैंक, ठीक है। इन बैंक्स के रोल की वजह से यहाँ इंपोर्टर मतलब हमारा बायर एंड एक्सपोर्टर जो कि सेलर होगा, उनके बीच एक कॉन्फिडेंस बनेगा, ट्रस्ट बिल्डअप होगा बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंक्स। तो एक ओपनिंग बैंक होगा जिसे हम इशूइंग बैंक भी बोलते हैं, वो लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर वो इशूइंग एडवाइजिंग बैंक के पास जाएगा जो कि एक्सपोर्टर का बैंक होगा, उसको चेक करेगा एक्सपोर्टर, उसको फाइनली एक्सपोर्टर जब उसको वो गुड्स को शिप करेगा तो वही शिप करने के बाद में बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा। किसको मिलेगा? सेलर को, एक्सपोर्टर को बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा, क्योंकि शिपमेंट हो जाने के बाद में वही उस शिपमेंट के बिल ऑफ लेडिंग को लेकर नेगोशिएटिंग बैंक के पास जाएगा। नेगोशिएटिंग बैंक जनरली दोनों ही, एडवाइजिंग बैंक और नेगोशिएटिंग बैंक एक भी हो सकते हैं। फिर वही नेगोशिएटिंग बैंक क्या करेगा? आपके ओपनिंग बैंक के पास जाएगा। ओपनिंग बैंक इसका इंपोर्टर का, और वहां से पेमेंट रिसीव करेगा। सर ये आपने जो कहा ना घिचपिच हो गया, तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आइए स्क्रीन पे चलते हैं एक बार और इस प्रोसेस समझते हैं। एक बात मैं पहले यहां बता दूं आपको, जैसे कि मैंने यहां डिस्कस किया हुआ है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट मैंने आपको बताया अभी कि बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेटा किसकी, फंड्स रिक्वायरमेंट्स की, तो आई सिंपली सजेस्ट कि आप ना ये वाला पोर्शन अगर ध्यान से देखें, मैंने अभी रीड करवा रहा हूँ, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रैक्टिकल प्रोसेस समझाता हूँ, ठीक है, पूरा प्रोसेस समझाता हूँ, नोट जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम के साथ साथ आपके आने वाले फ्यूचर में ना जब अभी ट्रेड करेंगे, ये ना ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस फैमिली से हैं तो आपके लिए वो भी बहुत यूजफुल रहेगा। एनीवेज आइएगा, फंड्स required for various reasons. अब कहता है कि for acquiring capital assets like machinery, construction of new building, development of new products, enter into a new market, and small fund requirements can be arranged in house. अब in house का मतलब समझते हैं ना, कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने इंटरनल रिसोर्सेज को यूज कर लेती है। इंटरनल रिसोर्सेज लाइक रिजर्व्स को यूज कर लिया, ठीक है, रिजर्व्स को यूज करके भी कर सकती है। बट प्रॉब्लम कब आता है? जब मान लीजिएगा रिक्वायरमेंट बड़ी हो, मशीनरी परचेस करना, जापान से मशीन मंगाना, करोड़ों का मशीन आएगा, सर अभी क्या कर रहे हैं, बैंक के पास जाना पड़ेगा, या और अरेंजमेंट्स भी हम कर सकते हैं। देखिएगा
लाइक एक्विजिशन ऑफ मशीनरी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, इसका इंतजाम कहाँ से करेंगे आप? एक्सटर्नल सोर्सेज से. एंड देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर रेजिंग द फंड्स. कॉस्ट ऑफ फंड्स में वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द नीड्स, ठीक है, इससे अलग हो सकती है. एंड द नीड फॉर फाइनेंस मे बी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म. Financial requirements, fixed and working capital vary from organization to organization. Of course, अब एक सोचने वाला बात है, जिस कंपनी जैसे FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, ऐसी कंपनी से केसेस में क्या होता है, वहाँ वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगा. ऑलराइट, जैसा हम बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की जो स्मॉल यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. अच्छा, अगर उसे दूसरे पर्सपेक्टिव से हम देखें, मान लीजिएगा कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट इमीडिएट बहुत नहीं है, बट क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं देन फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. तो कह रहा है ये नीड भी डिफरेंट हो सकती है. बहुत सिंपल सा बात है. इंडिया में अगर देखा जाए तो मैंने जैसे बोला आपको कि जनरली कंपनी से करती हैं शेयर्स या बैंक से शुरू फंड रेज करती है फॉर लॉन्गर पीरियड. इज इट क्लियर? जैसे मैंने भी बताया आपको, क्रेडिट फैसिलिटीज जो कि इंडिया में बैंक प्रोवाइड्स करते हैं वो दो फॉर्म में होती है, एक तो फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड. फटाफट से ले चलते हैं. देयर इज अ कैश फ्लो. कब? जब बेटा हम बात करेंगे फंड बेस्ड की. फंड बेस्ड के अंदर कैश फ्लो क्या हो जाएगा? राइट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, शुरू में ही टर्म लोन जैसे ही सैंक्शन हुआ, आपका अकाउंट में पैसा आ गया, बैंक उसी दिन से आपके इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देगा. क्लियर हो रहा है? नाउ एग्जांपल फंड बेस्ड फैसिलिटीज आर टर्म लोन, कैश क्रेडिट, बिल परचेज, बिल डिस्काउंटिंग. इन सब में क्या हो रहा है? इनिशियल स्टेज पे पैसा आउटफ्लो आता है, मतलब बैंक के पास जैसे ही पैसा आएगा वो शुरू में ही चला जाएगा. क्लियर? When the term loan is disbursed, the cash credit facility is sanctioned or bill is purchased or discounted. Cash flow take place. Is it clear? Now, income under the bank. अब income किसकी होगी? Account under the head of interest. बहुत सिंपल सी बात है. फंड बेस में जब भी टर्म लोन्स आते हैं, बिल डिस्काउंटिंग करता है बैंक, ठीक है, या हम बात करते हैं क्रेडिट फैसिलिटीज की बात करते हैं, इन दैट केस जहां पर हम क्या देखते हैं बेटा, कैश क्रेडिट के अंदर कि इन सब के अंदर क्या होता है? इंटरेस्ट इनकम बैंक एंजॉय करता है. लेकिन जब भी हम बात करते हैं नॉन फंड बेस की, तो बैंक उसके लिए फीस चार्ज करता है जो कि कमीशन फॉर्म में होती है. जैसे अगर उसने लेटर ऑफ क्रेडिट आपको दिया है या बैंक गारंटी दे रहा है तो उसके लिए बैंक कमीशन चार्ज करेगा. क्लियर? देखो नॉन फंड बेस के अंदर देखें, इनिशियल देयर इज नो कैश फ्लो आउटफ्लो, लेटर देयर मे और मे नॉट बी कैश आउटफ्लो. अगर बैंक गारंटी इन्वोक हुआ तभी तो देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा. तो इसलिए जरूरी नहीं है कि ऐसा हो. क्लियर? मतलब लेटर ऑन भी कैश आउटफ्लो हो या नो हो, ये मैंडेटरी नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस. ठीक है, बैंक गारंटी इन्वोक हो तब. वैसे ही सेम अगर लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या हो रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट में भी क्या होगा, जब बैंक की लायबिलिटी बनी कि भाई पेमेंट करो, तो पेमेंट बैंक करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, उसका जो कस्टमर है, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर एप्लीकेंट ऑफ एलसी. लेटर ऑफ क्रेडिट, एग्जांपल ऑफ बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट्स. Bank guarantee and letter of credit is issued. There is no cash flow outflow. The later on, if the guarantee is invoked by the beneficiary, the bank will have to make the payments. All right, and even if there is no balance in the accounts of the customers, income earned by the bank will issuing the bank guarantee or LG income under the head commission. Clear एकदम? अच्छा, जब भी बैंक नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है उसके लिए 3 कंडीशंस कहता है जी पूरी करनी पड़ेगी. कहता है कि आपने इंडिया में जो बैंक्स ऑपरेट हो रहे हैं उसमें से किसी से भी फंड बेस्ड फैसिलिटीज ना ले रखी हो, ये आप चेक करके बताएं. ठीक है. दूसरी बात क्या कह रहा है, आप ये अच्छा इसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है किसको जो फैसिलिटी अवेल कर रहा है, यहाँ पर कौन सी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी अवेल कर रहा है, उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप किसी और बैंक से क्या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी इंजॉय कर रहे हैं. देखो, to ensure that the borrower has not availed any fund-based facility from any bank operating in India, and bank to obtain declaration from the customer about non-fund-based facilities, मतलब credit facilities already enjoyed from them from other banks. अगर उसने किसी और बैंक से ले रखी है तो उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. क्लियर हो रहा है? एंड इसके लिए भी सेम क्रेडिट अप्रेजल, मतलब वही सेम प्रोसेस होगा. ठीक है. जैसे अगर बैंक गारंटी की हम बात करते हैं, जैसे एलएलसी की हम बात कर रहे हैं, बैंक गारंटी की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये भी कोलैटरल बेस होती है और कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होगा. तो कहता है टू अंडरटेक सिमिलर क्रेडिट अप्रेजल एज फॉर द फंड बेस्ड फैसिलिटीज एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच फैसिलिटीज shall be mandatory furnished to the credit information companies
क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आप जानते होंगे कभी कभी क्या होता है, जैसे जनरली किसी इंसान ने अगर लोन लिया और अगर डिफॉल्ट कर रहा है तो उसकी सिविल्स आती हैं, सिविल समझते हैं ना आप कि भैया उसका डिफॉल्टर है तो उसके सिविल के पॉइंट्स रिड्यूस हो जाते हैं, उसे अच्छा एक बोरोवर नहीं समझा जाता है, वो डिफॉल्टर की कैटेगरी में आता है या कहीं ना कहीं है ना टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों एस्पेक्ट्स कवर करनी होगी। मतलब आपको पहली एस्पेक्ट्स ये चेक करनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके कस्टमर ने ऑलरेडी फंड बेस्ड फैसिलिटीज जो कि बैंक से लेकर जो कि ऑपरेट इंडिया में होते हैं। दूसरा चेक करना पड़ेगा कि उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कहीं से वो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी किसी और बैंक से एंजॉय कर रहा है, इसका डिक्लेरेशन दीजिएगा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट में आपने क्या काम ने साथ साथ में जो हमको देखना है, याद रखिएगा आपको ना सेम क्रेडिट अप्रेजल यहाँ पे फॉलो किया जाएगा जैसे कि फंड बेस्ड फैसिलिटीज में कहता है। यहाँ क्रेडिट अप्रेजल का मतलब अगर यू नो व्हाट कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स है, कोलैटरल फुलफिल करना पड़ेगा, सेम डॉक्यूमेंटेशन होगा, ऑलराइट। एंड थर्ड जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पर वो क्या है कि आप जो फैसिलिटी ले रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन जो है आप क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को देंगे, ऑलराइट। अच्छा, ये तो मैंने छोटा सा भी आपको उससे बात बताया है। अब मैं आपको चैप्टर के खास टॉपिक पर लेके चलता हूं। मतलब सर ये क्या बेकार था? बेटा बेकार नहीं था, ये भी इंपॉर्टेंट था। खास का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि अक्सर मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये बच्चा लोग इस चैप्टर को रटना स्टार्ट करता है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने पहले समझा भी हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब नहीं समझे होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि पहले इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझा जाए, ये कैसे वर्क करता है। आइएगा देखते हैं, और मैं कहूँगा कि आप लोग इसको बेटा रेडी कर लें साथ में मेरे। ये आपके लिए बेटा ये कुछ बनाया है, इसे अगर समझेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नॉट टू वरी अबाउट इट। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि समझना फिर इजी हो जाएगा। पहले हम समझ लेंगे, फिर आप अपना नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, ऑलराइट। चलिए अब समझते हैं, देखिएगा आइए क्या हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर हम बात करने वाले हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की यहाँ पर, ठीक है। ध्यान समझना बेटा। आइए चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए ये एक हमारे सामने बायर है जो कि इंडिया में है, ठीक है। शक्ल जैसी है वैसी है, आप देख लीजिएगा एक बार। ये बायर है, इसे परचेज करनी है मशीन, ठीक है, इसे मशीन परचेज करनी है। और जो सेलर है वो है यहाँ पर हमारा कहाँ पर, यूएस में बैठा हुआ है, जो कि हमारा एक्सपोर्टर है। तो हम बायर को इंपोर्टर बोल रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर? आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है। एक जिसको वहाँ से परचेज करनी है वो कहाँ पर है बेटा, सोचने वाला बात है। वो हमारा कहाँ है, यूएस में, ठीक है, यूएस में है वो। अच्छा, क्या पर्पस है, उसे मशीन परचेज करना है, ठीक है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था उसी बेसिस पे हम एक एग्जांपल कोड किए हैं। बट कैन नॉट ट्रस्ट ईच अदर। कैसे ट्रस्ट करें? एक को डर क्या है, बायर को डर क्या है कि गुड्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और सेलर को डर क्या है, पेमेंट रिसीव होगी नहीं होगी, ऑलराइट। तो यहां क्या होगा, इसके लिए बैंक्स इन्वॉल्व हो जाएंगे ताकि क्या रहेगा, एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ जी बैंक्स इन्वॉल्व हैं, तो अब टेंशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन के थ्रू अब इस पूरे ट्रांजैक्शन मैनेज होगा। तो ये क्या करेगा, जो कि बायर इन इंडिया है, जिसे हम इंपोर्टर बोल रहे हैं, वो एप्लीकेशन देगा एज ए एप्लीकेंट, अपने बैंक को अप्रोच करेगा, ओपनिंग बैंक को। देखो अब जहां बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी समझ में आ जाए, ठीक है। ओपनिंग बैंक को अप्रोच करेगा। ओपनिंग बैंक जहां बोल रहा हूं उसका मतलब जो कि एप्लीकेंट का या इंपोर्टर का बैंक होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये फैसिलिटी ओपनिंग बैंक एलसी की फैसिलिटी अपने कस्टमर देगा आफ्टर वेरीफाई देंगे वो ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कि भैया ये एलिजिबल है या नहीं है। सेंड एलसी, अब ओपनिंग बैंक इसी एलसी को सेंड कर देगा किसको, एडवाइजिंग बैंक को, ठीक है। एडवाइजिंग बैंक किसका बैंक होगा, ध्यान सुनना, एडवाइजिंग बैंक होगा हमारे सेलर का, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को यहाँ पे हम बेनिफिशियरी बोल रहे हैं क्योंकि वो फैसिलिटी जिसके फेवर में जा रही है एलसी की, वो जा रही है बेनिफिशियरी के, ठीक है। तो हमने पहला काम किया, इंपोर्टर ने अपने ओपनिंग बैंक, जिसे इशूइंग बैंक बोल रहे हैं, इशूइंग बैंक ऑफ एलसी, उसको कॉन्टैक्ट किया, उसने एक एलसी प्रिपेयर करके कहाँ भेजा, एडवाइजिंग बैंक को। एडवाइजिंग बैंक किसका बैंक होगा, एक्सपोर्टर का, ठीक है। अब एक्सपोर्टर के पास में देखो यहाँ पर जैसे पहुंचा, इससे पहुंचने से पहले देखो ध्यान सुनना, यहाँ पर एडवाइजिंग बैंक चेक करेगा कि ये जो एलसी इशू की गई है ऑथेंटिकेटेड है नहीं है। भाई ऑथेंटिकेशन भी चेक करेगा ना,
तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, और ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद में ध्यान से देखो उसी को सेंड कर रहा है कहाँ पर, एलसी को सेलर को, कि भाई सेलर जो तुम्हारे को गुड्स का ऑर्डर प्लेस किया गया है उसकी एलसी आ गई है। अब क्या करते हैं, ध्यान सुनना, एलसी क्या करता है बेटा, इसी केस को जैसे ही रिसीव करता है यहाँ पे गुड्स को शिप कराना स्टार्ट करता है। ध्यान सुनना, गुड्स को शिप कराएगा, ठीक है, गुड्स को शिप कराएगा, और शिप कराते ही आपको पता होगा बिल ऑफ लेडिंग मिल जाता है उसको। बिल ऑफ लेडिंग क्लियर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे हम बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। और भी डॉक्यूमेंट्स हैं बट पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ और क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, बिल ऑफ लेडिंग मिल जाएगा। उस बिल ऑफ लेडिंग को कब मिलेगा, एक्सपोर्टर को जब वो शिप कराएगा गुड्स को, ठीक है सर। शिप कराने के बाद में याद रखेगा उसी बिल ऑफ लेडिंग को वो किसको दे देगा, अपने नेगोशिएट बैंक को। मैं आपको एक क्लैरिटी दे दूं, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। कई बार ये ऑब्जर्व किया गया जो एडवाइजिंग बैंक है वही नेगोशिएटिंग बैंक होता है, ठीक है। जो एडवाइजिंग बैंक है वही नेगोशिएटिंग बैंक भी होता है। तो क्या होगा, ध्यान सुनना बेटा, जो ये नेगोशिएटिंग बैंक है, यहाँ पर देखो ये जो नेगोशिएटिंग बैंक है, ध्यान से देखिएगा, नेगोशिएटिंग बैंक है, ये क्या करेगा, चेक करेगा बिल ऑफ लेडिंग एंड कंफर्म दैट द गुड्स आर शिप्ड। क्योंकि ये बात इसको इंश्योर करना है ना, देखो इसको भी डर है ना, किसको डर है, जो हमारा इंपोर्टर इंडिया में बैठा हुआ है उसको भी डर है। तो भैया गुड्स शिप्ड हुए नहीं हुए और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रेडी हुआ ही नहीं हुआ, तो नेगोशिएटिंग बैंक क्या कर रहा है बेटा, ध्यान से देखो, वो चेक करेगा बिल ऑफ लेडिंग एंड कंफर्म दैट द गुड्स आर शिप्ड। अब यहीं पर ही नेगोशिएटिंग बैंक डिमांड करेगा एडवाइजिंग बैंक से, सॉरी ओपनिंग बैंक से, किसके बैंक से, हमारा इंपोर्टर का बैंक से, कि भैया पेमेंट कर दो। और उसके लिए क्या करेगा, वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो हैं, बिल ऑफ लेडिंग है, ठीक है, अभी बताऊंगा आगे, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट्स होंगे, इसके अलावा हमारे ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट्स होंगी, ठीक है, हमारा बिल होगा जी, इनवॉइस होगी, ठीक है, इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज होंगे। तो ये सब के सबके अंदर भेज देगा डॉक्यूमेंट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इशूइंग बैंक को। इशूइंग बैंक क्या करेगा बेटा, ध्यान से देखना, इशूइंग बैंक जैसे यहाँ से रिसीव कर रहा है नेगोशिएटिंग नॉमिनेट बैंक से, उसी को जाकर सेंड कर देगा डॉक्यूमेंट्स उसको, इंपोर्टर को, हमारा इंपोर्टर को, और इंपोर्टर को बोलेगा, इंपोर्टर भाई ऐसा है, देखो ध्यान से देखो, इंपोर्टर के पास आ गया। अब इंपोर्टर यहां पर चेक कर लेगा, क्या चेक करेगा भाई, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेगा कि जो उसने डॉक्यूमेंट्स मतलब गुड्स प्लेस किए थे, जिसको ऑर्डर प्लेस किया था, कि वही डॉक्यूमेंट्स में लिखे आए नहीं है, सर चेक कर लेगा। और याद रखेगा इसके बाद में जो हमारा ओपनिंग बैंक जैसे इशूइंग बैंक है वो अपनी पेमेंट कर देगा, किसको कर देगा बेटा, नॉमिनेटेड बैंक को। और फिर नॉमिनेटेड बैंक क्या करेगा, उसी पेमेंट को ले जाएगा, किसको दे देगा, हमारे एक्सपोर्टर को। बात पकड़ में आ रहा है सर, ये क्या हुआ है, मैं इसके लिए कह रहा हूं, अगर हम इसे ध्यान से, सिर्फ इसी को ध्यान से मेरे प्रोसेस समझें, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप स्क्रीन पे ध्यान देते जाइएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे ड्रॉ जरूर कीजिएगा अगर आपको इसे अच्छे से समझना है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका इंपोर्टर है उसने किसको कांटेक्ट किया, अपने एक इंडियन ब्रांच को, बैंक की, जो उसे हम बोल रहे हैं ओपनिंग इशूइंग बैंक। वो क्या कर रहा है, वो यहां से एलसी की फैसिलिटी उस बैंक से लेगा, फिर जो एलसी है जो कि इशूइंग बैंक ने जारी किया है उसको कहां दे देगा, इशूइंग बैंक एडवाइजिंग बैंक को। एडवाइजिंग बैंक कौन होता है, वो हमारा जो कि एक्सपोर्टर है उसका बैंक है, यहाँ हम उसे बेनिफिशियरी बोलते हैं, बेनिफिशियरीज बैंक। इज इट क्लियर? अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट्स की ऑथोरिटी चेक करने के बाद में, मतलब एलसी की ऑथोरिटी चेक करने के बाद में एडवाइजिंग बैंक दे देगा किसको, एलसी, एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर उस एलसी के बेसिस पे गुड्स को शिप करा देगा, शिप हो जाने के बाद में गुड्स से बिल ऑफ लेडिंग लेगा, और बिल ऑफ लेडिंग को और जो डॉक्यूमेंट्स उसको ले जाकर किसको दे देगा, नेगोशिएटेड बैंक को। नेगोशिएटेड बैंक उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को वापस से भेजेगा किसके पास, ओपनिंग बैंक के पास में, कि भाई तुम भी वो चेक कर लो। फिर ओपनिंग बैंक उसे भेज देगा आपके इंपोर्टर के पास में, इंपोर्टर चेक करेगा भैया जो मैंने गुड्स ऑर्डर किए थे वो हैं या नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन भेज दोगे सब कुछ। क्लियर? अच्छा, जब यहां से वो कंफर्म कर देगा तो ओपनिंग बैंक पेमेंट कर देगा किसको, नेगोशिएटेड बैंक को, और नेगोशिएटेड बैंक उसी पेमेंट को किसको पहुंचा देगा, सेलर को, एक्सपोर्टर को। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहां पर गुड्स में डिफेक्ट हुआ है, सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी आ गया, इससे कोई लेना देना नहीं है बैंक को। कंप्लीटली बैंक सारा का सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट के ऊपर है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं एक बात, कभी भी अगर फ्यूचर में एलसी के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो याद रखिएगा इसमें छोटा सा भी एरर आपके पेमेंट को रोक सकता है। स्पेलिंग एरर गलत है, प्रोडक्ट नेम गलत है,
आपने इशूइंग डेट गलत लिख रखी है, ठीक है, तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा और आपकी पेमेंट हो सकती है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस इस बात से नहीं चलता है कि गुड्स में डिफेक्ट कितना आ गया, क्वांटिटी कम आ गया, नहीं, यहां सिर्फ बैंक्स को जो परवाह होती है वो होती है डॉक्यूमेंट्स को लेके। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। आइए अब यहां पर मैंने एक आपके लिए डेफिनेशन कोड किया हुआ है, चाहे तो उसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रीड करके मेरे साथ में। एलसी क्या इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अ बैंक विच गारंटीज पेमेंट फ्रॉम द बायर टू द सेलर इफ सर्टेन क्राइटेरिया आर मेट। लाइक अब क्राइटेरिया किसको पूरा करना होगा? सेलर को, कि भाई शिप द गुड्स एंड सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। क्लियर भाई, आप गुड्स को भेजेंगे, इंश्योर्ड होने, इंश्योरेंस पेपर है, बिल ऑफ इनवॉइस की बात करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ लैंडिंग है, ट्रांसपोर्ट यू नो व्हाट डॉक्यूमेंटेशंस हैं, तो ये सारे आपको इंश्योर करने हैं। तो ये क्राइटेरिया का पूरा हो जाएगा तो बैंक्स, नेगोशिएटिंग बैंक जो है वो पेमेंट कर देगा। क्लियर है? सो क्या है? एलसी इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अ बैंक व्हिच गारंटीज व्हाट पेमेंट फ्रॉम अ बायर टू, किसको देना है बेटा? टू सेलर इफ सर्टेन क्राइटेरियाज आर मेट। इज इट क्लियर? अगर फीचर्स की बात करूं तो ध्यान से सुनते जाना मेरे साथ में। फीचर्स एलसी के, एलसी इज इशूड अगेंस्ट द कोलेटरल लाइक बैंक डिपॉजिट्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट्स के या फिर आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अगेंस्ट एलसी आपको इशू कर दिया जाता है, जो कि आपका इशूइंग बैंक करता है। बैंक चार्जेस फीस फॉर द इशूइंग एलसी, अभी बताए थे आपको, कमीशन। बैंक क्या चार्ज करेगा इसके लिए? कमीशन चार्ज करेगा। ऑलराइट, एंड करेक्टनेस ऑफ एलसी, नेम ऑफ द सेलर, इशूइंग डेट, अमाउंट, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, क्वांटिटी एक्सेट्रा, ये सारी एस्पेक्ट्स बहुत ही ध्यान से फुलफिल करनी पड़ती हैं। अगर इनमें गड़बड़ हो जाए तो बैंक पेमेंट नहीं करता है, ये प्रैक्टिकली बता रहे हैं, ठीक है। एंड अब क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है सर, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो याद देखिएगा आपको इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। वो गाइडलाइंस कहां बेटा है? यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट 600। जी हाँ, वापस बता देता हूं, इंटरनेशनल ट्रेड है इसलिए आपको इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, याद रखिएगा, क्या करनी पड़ेगी? गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। इसके लिए याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको, यूनिफॉर्म बोलिएगा मेरे साथ में, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। वन मोर टाइम ना, यूनिफॉर्म कस्टम एंड, बोलो ना, यूनिफॉर्म कस्टम, अभी बताता हूं क्यों। यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट 600। ये क्यों की गई है इशू? बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा एलसी में कई सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। कैसे? इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, अलग अलग यू नो इंडियन बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स भी हैं इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। सो सबके लिए एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने गाइडलाइंस इशू की हुई है, जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट 600। इज इट क्लियर? इसके बारे में भी और डिटेल में जाऊंगा, लेकिन अभी पहले आप ये पकड़ लें बातें खास, ठीक है। ऑलराइट, ऑल पार्टीज इन एलसीज डील इन डॉक्यूमेंट्स नॉट इन गुड्स एंड सर्विसेज। अभी मैंने आपको बोला था, यहाँ पूरे प्रोसेस में हमने ध्यान से देखा होगा, यहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट से फोकस हो रहा है, कहीं पर भी ये नहीं हो रहा कि यहाँ पर मेजरमेंट किया जा रहा है, क्वालिटी चेक की जा रही है, नहीं। अगर ऐसा कोई डिफेक्ट या कोई प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो सेलर है और हमारा बायर है, ये अपना कोई और किसी लीगल मेथड के थ्रू, चाहे वो आर्बिट्रेशन करें, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के थ्रू करें या किसी भी लीगल मेथोलॉजी को फॉलो करें, वो अलग हो जाएगा। यहाँ तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे ही फोकस होगा, ठीक है। यहाँ बैंक्स को कोई लेना देना नहीं होता है कि आपके गुड्स में डिफेक्ट आ गया था या सर्विस में डेफिशिएंसी था, ऐसा लेना देना नहीं होता है, ठीक है। आइएगा, तो फीचर्स हमने पकड़ में आ रहा है, इशूड अगेंस्ट द कोलेटरल, देन चार्जेस फीस, करेक्टनेस लाइक नेम ऑफ द सेलर, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, ठीक है, सारी चीजें हमको ऑब्जर्व करनी है। फॉलो गाइडलाइंस, किसका गाइडलाइंस? इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरनेशनल यू नो व्हाट ट्रेड होगा, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिन्होंने क्या गाइडलाइंस दी है? यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट 600। एनीवेज, अगर मैं इंपॉर्टेंट्स कुछ देखूं, डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, जो कि क्या देखिएगा, मैं बोल भी रहा था आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज, सॉरी लेटर ऑफ क्रेडिट में यूज किए जाते हैं। वो है बिल ऑफ एक्सचेंज, कॉमर्शियल इनवॉइस, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ लैंडिंग, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, जिसे हम यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोलते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर? तो क्या मैंने बोला? बिल ऑफ एक्सचेंज
इसके अलावा हमको क्या चाहिए, कॉमर्शियल इनवॉइस, ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स प्लस बिल ऑफ लेडिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिल ऑफ लेडिंग, इसके लिए शॉर्ट नोट अलग से भी आ सकता है एग्जाम में, एंड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा और आगे भी बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलसीज होंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ एलसी की वजह से ही याद रखिएगा फीस जो चार्ज कर रहा है बैंक मतलब कमीशन वो भी ज्यादा और कम हो सकता है। ऑलराइट, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इसको अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा और फिर हम लोग मिल रहे हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ये याद रखिएगा, इसको जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बनाना जरूरी है, बाकी देखो मजा आ जाएगा अगर बना के देखो एक बार, तभी नॉलेज ग्रो अप होगा। ऑलराइट, एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय, टेक केयर।